माइंड मेकअप करना है। जो पहला स्टेप है वो ये है कि अब हम सीए कैफ क्लियर कर चुके हैं, अब हम जा चुके हैं फाइनल में, कैफ क्वालिफाई हो चुका है। अब किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है चेंज की। यानी हमने 100 रुपये दुकानदार को देके उसे कहना है कि मुझे चेंज चाहिए। सर ने कहा था हमें चेंज की ज़रूरत है। नहीं, ये कौन से चेंज की ज़रूरत है? एटीट्यूड में चेंज लेके आने। अब हम बच्चे नहीं रहे। पता है, अब घर वालों ने हमें कहना भी छोड़ देना है। पहले फिर भी कहते थे बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा अपना नुकसान है। अब उन्हें पता है ये प्रोफेशनल है, ये जाके डेली नौकरी पे जा रहा है बंदा। जो बंदा घर से बाहर निकल के दुनिया के धक्के खा रहा है, घर वाले उसे क्या समझाएंगे बेचारे को? तो अब वो समझ चुके हैं कि आप बड़े हो गए हैं। उनको नहीं पता कि हम अभी भी बच्चे हैं। अभी भी हमारा दिल करता है फिल्में देखने का, अभी भी दिल करता है हम सीजन्स देख लें, हम थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर लें, टाइम किल कर लें, सारा कुछ है। तो वो हमें छोड़ चुके हैं। अब अगर एक इंसान जो हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है वो हम खुद हैं। अब हमने समझना है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। कैफ से सीफैप का जब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है तो इसमें क्या चैलेंजेस हमें हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें तंग करनी शुरू कर देंगी। तो एक लिस्ट है और इस लिस्ट पे मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम लगाने की कोशिश करूँगा। एक ट्रेनी स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक ट्रेनी फेल क्यों होता है। मतलब बजाय इसके कि आज से 2.5 साल बाद आप अपने आने वाले जूनियर्स को बताएं कि ट्रेनी क्यों फेल होता है, बजाय इसके कि आप अपने से सीनियर, उससे सीनियर के साथ बैठे उनसे पूछे ट्रेनी क्यों फेल होता है, वो कहे यार फेल तो मैं भी बहुत होता हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। तो रादर देन के 2.5 साल बाद टक्करें खा के पता लगे कि क्यों फेल होते हैं, और उस वक्त आपकी पढ़ने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इस वक्त आप स्टूडेंट, आप में जोश है, आहिस्ता आहिस्ता आप काम धंधे में लगते चले जाएंगे, आप लैपटॉप पे काम करने की आदत पड़ जाएगी, लेट सेटिंग की आदत पड़ जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता मशीन बनते चले जाएंगे, और अंदर से जो आपका एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है वो भी मरना शुरू हो जाएगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है अंदर वो भी मरना शुरू हो जाएगा, और जो क्रिएटिविटी नाम की कोई अजीबोगरीब सी चीज़ आप में हुआ करती थी कभी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वेलकम टू द प्रोफेशन। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? मतलब क्या हम लोग सारे बोर लोग हैं? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा रोते रहते हैं? क्या हमेशा मायूसी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैंने आर्टिकल्स लोगों को रोते रोते करते भी देखे और हंसते हंसते करते भी देखे। सेम ही क्लाइंट्स पे सेम ही तरह के 2 लोग जा रहे होते थे, एक डेली मुंह बना के बैठा हुआ होता था और एक डेली हंसता हुआ निकलता था। एक क्लाइंट से भी गप्पे मार रहा है, उनको भी जुगते करा रहा है, टीम मेंबर्स के साथ भी बड़ा खुश है, अपना काम भी सही से कर रहा है, पढ़ भी रहा है, और एक उसी वक्त जो है ना वो बस्ता उठा के बस रेंगता हुआ आ रहा है, और उसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बस एक अजीब सी जद्दोजहद बन गई है। एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है। जो टाइम टू चेंज है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपना रवैया बदलना है और अपने अंदर के पॉजिटिव इंसान को मरने नहीं देना। नेगेटिविटी बहुत आसान है, फेसबुक पे जाएं, पोस्टें ही पोस्टें, मैं सीए कर ही क्यों रहा हूँ, मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, ठीक है, मैंने एफएससी क्यों की थी, मैं एक मशीन हूँ, मैं एक नकारा इंसान हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, ख़ुदकुशी के 15 तरीके मुझे बताएं। फेसबुक भरा पड़ा है मायूस लोगों से। मायूसी बिकती है, अच्छाई नहीं बिकती। अगर वहाँ कोई ख़बर लगाए ना कि आब्दी साहब के कॉर्पोरेट लॉ में 50% बच्चे पास हुए हैं, ये बिकने वाली ख़बर नहीं है। आब्दी साहब के 2% बच्चे पास हुए हैं, ये ऐसी वायरल होगी, यार 2% बच्चे पास हुए, बस 2%, यार ये कि देखो लुट मच गई है। बुरी खबर होगी फैलेगी, अच्छी खबर होगी एक हल्का सा लाइक शायद कोई लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, उसको साइड पे कर देंगे। मैं जितनी भी किताबी काम की पढ़ाई वाली पोस्टें करता हूँ, उन बेचारों पे कोई 50-60 रिएक्शन। अपने किसी इवेंट की कोई तस्वीर लगा दूँ, अपने वो किसी टीम मेंबर को कोई गिफ्ट देते हुए तस्वीर लगा दूँ जी 2000, एक्वायर्ड द एसेट्स ऑफ फलाना कॉलेज, पता लगा 2500 रिएक्शंस आ गए। और उससे बड़ी खबर कि नई स्कीम में ये चेंजेस आई हैं और इस तरह से करके 25 फीके से लाइक्स। तो लोगों को भी काम की बातें नहीं पसंद, लोगों को सनसनीखेज़ बात पसंद है, ज़रा जिसमें मसाला ज़्यादा हो, जिसमें इस तरह से। अभी हमने एक हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की एक अनाउंसमेंट करनी थी, तो मेरी टीम मेंबर ने कहा सर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आप बैठें, कैमरे से उसने वीडियो बनाई, उसने कहा मैं रील लगाऊंगा, अब मज़ा आएगा। अब इसकी रीच होगी कि अचानक से चलते चलते आब्दी साहब बैठे हुए को बात करें, अच्छा यार क्या क्या बात करें, अच्छा ठीक है, पोस्टें जितनी मर्जी आब्दी साहब खुद अपने अकाउंट में लगा दे नहीं चलेगी,
लेकिन वो वीडियो कंटेंट है, रील है, उसमें जान आ जाएगी, वो साइड पे कोई ग्राफिक श्राफिक लगा देंगे, कोई फूल बूटे लगा देंगे। तो पॉइंट ये है कि लोगों को सनसनी ज़्यादा पसंद है, सनसनी ज़्यादा बिकती है। तो फेसबुक के किसी भी ग्रुप में अच्छी पोस्ट करेंगे, आप में से कोई पोस्ट करके देखिए आई कैप अच्छा जा रहा है, फीकी पोस्ट, आप कहेंगे आई कैप को मेरा दिल करता है बम से उड़ा दूँ, 2,500 लाइक्स होंगे, रिएक्शंस होंगे, 67 शेयर होंगे और वो सारा कुछ है। तो बुरी खबर ज़रा ज़्यादा फैलती है। कोशिश करें इन बुरे लोगों से दूर रहें, कोशिश करें कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, वहाँ जाके पॉजिटिविटी बिखेरें, अपने फैमिली के इवेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के इवेंट शेयर करें, अपने फर्म्स की अच्छी बातें शेयर करें। बहुत कुछ है शेयर करने को, सिर्फ दुख शेयर ना करें। और बहुत सारे लोग जो वहाँ दुख शेयर कर रहे हैं, बिला वजह उनकी पोस्टों को अप्रिशिएट मत करें। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने सोशल मीडिया को दुखों का एक जगह बना ली है, जहाँ वो जाके हमदर्दियाँ समेटते हैं कि बस वहाँ जाके कुछ ना कुछ लिख दो, लोग कहेंगे आप जाके लिख दो अजीब सा ट्रेनी हूँ मैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता रहता हूँ, मेरी भी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी हुई। आप देखें इतना लाइक्स मिलेंगे इस पोस्ट को। और अगर आप कहेंगे कि मैं ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई को सही से फोकस कर पा रहा हूँ, एडमिन नहीं अप्रूव करेंगे ग्रुप्स के, वो कहेंगे ला ये कौन सी पोस्ट है। अक्सर ग्रुप के एडमिन बाकायदा उनकी लैंग्वेज होती है कि नहीं भाई कोई मसाले वाली पोस्ट हो तो चलती है, वरना क्या फ़ायदा। तो आप देखें मेरी इतनी पढ़ाई वाली पोस्टें होती हैं, इतने इतने मशहूर ग्रुप हैं, आपको 2-2 साल तक पोस्ट नज़र नहीं आएगी, लेकिन किसी ने कोई उल्टी सीधी बात की होगी, दस्ती नज़र आएगी, सनसनाती भी पोस्ट नज़र आएगी। तो टाइम फॉर यू टू चेंज, अब आपने बदलना है और बदल के अपने आप को अच्छा इंसान भी रखना है और वो हरकतें नहीं करनी, वो काम नहीं करने जिससे आप फेल हो। C5 का स्टूडेंट क्यों फेल होता है ये समझने की ज़रूरत है। नई रूटीन और एनवायरनमेंट, आप अभी तक इस रूटीन के आदी नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पसंद से उठता था, जब दिल करता था 11 बजे उठता था, 11:30 बजे बिस्तर पे लेटे लेटे अम्मी से कहा जी मुझे पराठा बना दें, पराठा शराठा खाया, ये वो थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब दिल किया पढ़ाई को साइड पे कर दिया। ना आपने किसी नौकरी पे जाना, ना आपने कुछ प्रोफेशनल लोगों को मत्था देना, ना कुछ सीरियस लोगों के दरमियान बैठना। ज़िंदगी को अपने हिसाब से जैसे मर्जी जिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वालिदैन को बेवकूफ़ बनाना है ना, कि उन्हें लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल बस यही है कि इर्द गिर्द वालों को ये फ़ील कराना है कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। अभी तक मजाक कर रहे थे दूसरों के साथ, अब आपके साथ मजाक होने वाला है। अब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीमार हो, अपने आप को बताने की ज़रूरत है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कल फर्म जाना है। पहले घर वालों को बताते फिर होते थे मैं पेपर से 4 दिन पहले बीमार हो गया, ताकि अगर पेपर रह जाए तो मैं बता दूँ जी मैं बीमार हुआ था इस वजह से रह गया। अब दिखावे की ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा। अब जो करना है, अब घर वालों ने पूछना ही नहीं आप बीमार हुए या नहीं हुए। क्यों पूछेंगे वो? इतने बड़े लोगों से क्यों पूछेंगे? इतने जवान लोगों से क्यों पूछेंगे? आप जिस एज पे पहुंच जाते हैं ना, वालिदैन भी आपको कुछ बताते हुए डरते हैं कि आगे से बदतमीज़ी ना कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आप अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं, आप उनके लिए बड़े हो जाते हैं, वो आपको समझाना छोड़ देते हैं, और समझाएं भी तो आप उनकी सुनना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न ये सब क्यों होता है? आप एक नई इन्वायरमेंट में, ये दोनों पॉइंट एक साथ हैं, आप नई इन्वायरमेंट और रूटीन में चले जाते हैं और आपको अपने पेरेंट्स और उनकी एडवाइसेस से इंडिपेंडेंस फील होती है। आप कहते हैं जी हम भी फर्म में जाते हैं, हमें भी बड़ा कुछ पता है। पहले जब तक आप छोटे स्टूडेंट थे, वालिदैन जो कहते थे आप उनकी बात सुन लेते थे। मुझे याद है FSC में मैं मगरिब के बाद घर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि मगरिब हो जाए और मैं घर से बाहर हूँ, मुझे मगरिब से पहले घर पहुँचना होता था। और आर्टिकल्स के बाद अगर रात 1 बजे भी पहुँच रहा हूँ तो घर वालों को बताइए फर्म में होता है, फर्म वाले ऐसे ही उल्टे सीधे लोग होते हैं, ये लोग लेट ही आते हैं। तो जब उन्हें पता है कि मैंने लेट आना है, तो किसी दिन मैं शाम 8 बजे फारिग होने के बाद भी सोचता था घर जाके क्या करूँगा। उन्होंने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। वो तो अपने पसंद के टाइम पे खाना खाएंगे सारे इकट्ठे, सारे मिलके बातें करेंगे, फिर एक टाइम पे सो जाएंगे, और उन्हें होगा कि हमारे सोने के 1.5-2 घंटे बाद ही भाई साहब आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको पेरेंट्स और उनकी एडवाइस से इंडिपेंडेंस फील होना शुरू हो जाती है और आप उन्हें सुनना बंद कर देते हैं। जब तक आप उनकी सुन रहे थे, उनकी कुछ बातें बुरी भी लगती थी, लेकिन आप मान लेते थे और आपका फ़ायदा हो जाता था। अब आपकी रूटीन फ़र्क है, अब आपको डेली सुबह उठने बिला वजह। अब किसी दिन अगर आपका जाने का दिल नहीं कर रहा तो आपका आसान बहाना नहीं चलेगा। घर वालों को कह देते थे आज क्लास ही नहीं है, ख़त्म कहानी। ज़्यादातर एक झूठ है, पकड़ा जाएगा 4-5 दिन में। अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते, कैसे झूठ बोलेंगे? आपसे बड़े झूठे मौजूद हैं।
जिनको झूठ बोलेंगे उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में वो सारे झूठ बोले हुए हैं, तो उनको भी पता है। आप उसको झूठ बोलेंगे, आप कहेंगे जी वो मेरे एक्सीडेंट हो गया था, टांग पे चोट लगी, कहेंगे फ़ौरन तस्वीर खींच के भेजो। और अगर 5 सेकंड में नहीं भेजी तो इसका मतलब है तुम फनकारी कर रहे हो, तब तो झूठ भी नहीं बोल सकते। आप जैसे और झूठे लोग आपको बहुत सारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप लोग अच्छे लोग हैं, झूठे लोग नहीं हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि फितरी तौर पे इंसान तो बदतमीज़ ही है ना। इंसान ज़्यादातर बेईमानी को पसंद करता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक नई रूटीन और नया एनवायरनमेंट। अब आप जो है वो बसों में भी जा रहे हैं, अब आप जो है वो लाहौर से बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो है वो बड़ी दूर दूर तक क्लाइंट्स में जा रहे हैं। आप हर दिन मतलब शायद बड़े अरसे तक आपको भूल जाएगा शाम 4 बजे क्या होता था। कल परसों मैं कुछ क्लासेस वगैरह पढ़ा रहा था, रात मुझे पता लगा कि शाम में इतनी तेज़ आंधी आई है, और मैं तो अपने कमरे से निकलने तक मुझे मतलब मैं यहाँ पढ़ाते पढ़ाते साथ प्रिंसिपल रूम में चला गया, वहाँ बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। तो आप लोगों के साथ अब यही होने वाला है। आपको शायद ही कोई दोपहर की 4 ऐसी नज़र आए जिसमें आप अपनी फर्म से बाहर बैठे हुए हों। तो वो एक नई रूटीन ना आपकी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बाउंड करना शुरू कर देगी। वो जो आज़ादी थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। उससे आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा हम रोबोट बन गए, आपको लगेगा हम तो नौकर हैं, हमसे तो मुफ्त में काम कराया जा रहा है, बड़े कम पैसे दे के काम करा रहे हैं। आपको पता है जो लोग ये कहते हैं कि स्टाइपेंड कम है, उनको भी उतना स्टाइपेंड मिलता है, और जो ये मानते हैं कि स्टाइपेंड से गुजारा हो जाता है उनको भी उतना ही स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन जो मानता है ना स्टाइपेंड कम है, वो 3.5 साल सिर्फ रोता रहता है। और जो कहता है कि ठीक है अब स्टाइपेंड यही है, अब इसी में गुजारा करना है, वो भी 3.5 साल गुजारा करता है, लेकिन वो बड़ा हंस के गुजारा करता है। वो उसके चेहरे पे रौनक भी नज़र आ रही होती है, और दूसरा बंदा हर वक्त रोता हुआ नज़र आ रहा होता है। भाई या तो आपके रोने से स्टाइपेंड बढ़ जाए, और अगर नहीं बढ़ना तो क्यों तकलीफ़ उठाएं। तो एक ये प्रॉब्लम। फिर रॉन्ग प्लानिंग और इनकम्पैटिबल सिलेक्शन सब्जेक्ट्स की। सम टाइम प्लानिंग गलत हो जाती है। सम टाइम क्या होता है, आप जज्बाती होकर सोचते हैं मुझे कैफ में सब्जेक्ट पसंद था, चलो सीफैप में भी सब्जेक्ट उठा लेता हूँ। सम टाइम आप इनकम्पैटिबल सब्जेक्ट उठा लेते हैं, वो सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसको एक साथ पढ़ना मुश्किल होता है। सम टाइम आपको लग रहा होता है कि ये सब्जेक्ट मैं साथ लेके चलूँगा, पता ही लगा कि दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं और आप उसको सही से नहीं लेके चल सके। तो फेलियर के पीछे हम देख रहे हैं कि फेलियर के पीछे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या रीज़न्स हैं। तो जो लॉन्ग टर्म रीज़न है वो यही है कि आप इंडिपेंडेंस फील कर रहे हैं वालिदैन से, ये बहुत बड़ी रीज़न है। जो अपने वालिदैन को सुनना बंद हो जाता है ना, वो फिर आगे जाना भी बंद हो जाता है। और जो अभी भी इस एज में भी अपने वालिदैन की सुन रहा है, वो कामयाबी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो सोच रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, वालिदैन को क्या पता, उन्होंने ये सारे फेजेस गुजारे हुए, उनको आपसे हमेशा ज़्यादा ही पता होगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि वो मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें, मुझे बताएं ना, मुझे गाइड ना करें, कहानी ख़राब हो जाएगी। रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स टू टेक क्लासेस। सब्जेक्ट तो आपने उठा लिए, लेकिन ये नहीं समझ आया कि पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। पता ये चला कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, वो चलते चलते आगे गया, दूसरे सब्जेक्ट का टाइम ही नहीं मिला। और सबसे आसान डिसीजन क्या होता है? दाखला भरते वक्त सोचें कि अच्छा ये पेपर रहने देता हूँ, अगली दफ़ा दे दूँगा। इतना सिंपल। और अब तो और आसान कर दिया है कि अपने फ़ीस इतनी है कि उस पेपर को रोकते हुए अच्छा सा फील होगा कि ज़्यादा पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। तो सम टाइम सब्जेक्ट की सिलेक्शन और प्लानिंग इतनी गलत हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका पेपर रह जाता है। ओवरऑल प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरिंग नहीं है। वेलकम टू सीफैप। कैफ में कितने सारे टीचर्स हैं। कंपनी लॉ के आप पाकिस्तान में 25 टीचर्स गिनवा सकते हैं। मुझे कॉर्पोरेट लॉ का चौथा टीचर गिनवा दें पूरे पाकिस्तान में, मैं धक्के से 3 पूरे कर रहा हूँ। पूरे इस्लामाबाद में प्रॉपर टीचर नहीं है, रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन में। पूरे कराची सिंध में सिर्फ एक टीचर है। ये हालात है, इतना कहत है। तो बड़े कम टीचर्स हैं जो सीए फाइनल की तरफ जाते हैं, क्योंकि सीए फाइनल में एफर्ट ज़्यादा है, बच्चा बदतमीज़ है, पैसे कम देता है। कमर्शियली स्पीकिंग क्यों पढ़ाएगा कोई सीए फाइनल? मतलब मैं इसी कमरे में सुबह भरे हुए कमरे के साथ या किसी और उसमें क्लास में भरे हुए कमरे के साथ वो हूँ, मतलब हमारा पोस्ट रिजल्ट का बीलो का बैच है, उसमें 250 बच्चे हैं। पोस्ट रिज़ल्ट से पहले जो है वो हमारे पास जनाब ऑडिट का जो कि एक अच्छा बड़ा पेपर है, उसमें 250 का बैच है। बिज़नेस लॉ में आए तो वो कहानी सैकड़ों में चल रही होती है, और हम फिर ऑनलाइन फिजिकल मिला के देख रहे होते हैं कि 1000 टपा या नहीं टपा। तो एक तरफ वो नंबर्स है,
और एक तरफ पता लगता है जी 70 बच्चे 80 बच्चे, और फिर उन 70-80 बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि टीचर को सब आता होगा, टीचर को सारे सर्कुलर्स का पता होगा, टीचर तो एक्स्ट्रा एफर्ट करके आया होगा, और आपका सिलेबस भी इतना डायनेमिक जो बार बार बदलता रहे। कैफ में एक दफ़ा आपने सिलेबस सही से तैयार किया हुआ है, अगले 4 साल तक मसला ही कोई नहीं। और कोई बच्चा चैलेंज कर सकता है कि बच्चा कहे सर आपने जो बात बताई है लॉ में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, कौन पढ़ेगा? अब तो फाइनल में वो बच्चे नहीं रहे जो टीचर को कहेंगे सर सर्कुलर में कुछ और लिखा हुआ है। तो कितना आसान है कि आप 1000 बच्चों को पढ़ा दो, आप क्लास में आओ, बच्चे कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तो बड़ा कोई ऊंची चीज़ है, तो ये जो भी कह रहा होगा ये तो हरफ आखिर है। पढ़ेंगे भी इज़्ज़त से, टाइम भी कम लेंगे। अब यहाँ कॉर्पोरेट लॉ की हमारी तकरीबन 2 घंटे की क्लास होती थी, और मुसलसल और जेन्युइनली स्पीकिंग हर क्लास के लिए मुझे 5 से 6 घंटे स्लाइड्स पे काम करना पड़ता था। स्लाइड्स फाइन ट्यून प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर 5-6 घंटे लगाने पड़ते थे। तो स्लाइड तक डाटा कैसे पहुंचा वो एक अलग जंग है। तो जब इतने कम टीचर्स अवेलेबल हैं, जब आपको कॉर्पोरेट लॉ में, ऑडिट में, एसपीएम में, इन सब्जेक्ट में टीचर ही नहीं मिलते, तो फिर क्या होता है कि आपको वो लोग ही बड़े कम नज़र आते हैं जो आपको गाइड कर सकें। कैफ तक आपको प्रॉब्लम होता था, एक टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, आप उसके पास गए, सर मुझे मसला आ रहा है, मुझे गाइड करें क्या करना है। आपको फर्म के वक्त मसला आ रहा है, किसके पास जाएंगे? आपके मेजॉरिटी कैफ के कॉलेजेस और मेजॉरिटी कैफ के टीचर्स को सीफैप का पता ही नहीं क्या है, उनको यही नहीं पता फर्म क्या होती है, उनको यही नहीं पता। अब प्रॉब्लम ये है कि अब बड़े थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कैफ और सीफैप दोनों जगह मौजूद है, और जो दोनों जगह मौजूद है उनके पास टाइम ही नहीं है। अभी एक बच्चे के साथ कल मेरा मीटिंग का टाइम सेट हुआ है, सुबह उसने कहा था सर सुबह के करीब हो सकता है, वो होते होते रात 9:45 का टाइम सेट हुआ है, इसलिए कि 11:30 एक और बच्चों के साथ टाइम सेट हुआ था कि उसको मैंने गाइड करना है। तो एक तो वो लोग जो दोनों जगह मौजूद हैं वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल हैं तो वो फंसे हुए इतने हैं कि वो आपको गाइडेंस नहीं दे सकते। तो वो एलिमेंट मिस हो गया, गाइडेंस और मेंटोरिंग वाला। आप कैफ के किसी भी टीचर के पास, किसी भी फ्रंट ऑफिसर के पास, किसी भी टीचर असिस्टेंट के पास, टीए के पास जाके उससे बहुत सारी हेल्प ले लेते थे। सीफैप में कोई हेल्प नहीं मिलनी। पढ़ें कहाँ से, फर्म्स का क्या करें, फर्म्स के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाता है। कैफ के बंदों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन पेपर शुरू हो गए फाइनल में। क्या आपको पता है? क्या होता है? आप लोगों ने टाइप करके एग्ज़ाम देना है अब, ठीक है, चलिए आपको पता है। तो गाइडेंस और मेंटोरिंग ख़त्म हो गई। कैफ लेवल पे आपको कम से कम 15-20 ऐसे लोग मौजूद थे जिनसे आप मशवरा कर सकते थे। सीफैप में आके मुश्किल से 1-2 लोग रह गए जिनसे मशवरा कर सकते हैं। और वही वाली बात कि वो लोग इतने मसरूफ़ हैं कि आप उनसे मशवरा भी लेने की कोशिश करेंगे तो 2-2 हफ्ते तक तो ईमेल पे अपॉइंटमेंट ही मिलती रहेगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जो एक मुसलसल गाइडेंस मेंटोरिंग का सिलसिला होता था, जिसमें आप किसी सीनियर के पास जाते थे, उससे पूछते थे। कैफ में इतने सारे सीनियर स्टूडेंट्स आपको गाइड कर देंगे, फाइनल में तो गाइड ही कोई नहीं करेगा। आप अपनी फर्म के बड़ों से पूछ लें, क्योंकि अगला मसला ही यही है, मल्टी डायमेंशनल एडवाइसेस फ्रॉम सीनियर, अप्रॉक्सीमेटली ऑल डिफरेंट। सीनियर पूछेंगे कितने पेपर उठाने चाहिए, कहेगा 5। आप कहेंगे क्यों, कहेगा यार 5 हो जाते हैं पास। और दिल में सोच रहा होगा कि इसकी तो ऐसी की तैसी, फर्म में रह के पेपर पास करने का सोच रहा, मेरे से आगे जाएगा। या फिर आप उससे पूछेंगे जी मैं 3 पेपर दे रहा हूँ, कितना पढ़ूँ? उसने कहा 18 घंटे। 6 घंटे सुबह उठने से पहले, 6 घंटे रात सोने के बाद, मतलब 18 घंटे ऐसे ही पूरे करेगा। तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी एडवाइसेस मिलेंगी, क्योंकि वो सीनियर जिसने खुदा ना खास्ता पेपर पास कर लिया ना, वो आपको ये बताएगा कि ये पेपर मैंने तब पास किया जब मैं उल्टा लटका था। मैंने लॉ कम से कम 18 दफ़ा पढ़े थे, मैंने 25 दफ़ा किताब लिखी थी, मैंने 400 सवाल हाथ से गुजारे थे, फिर पेपर पास होता है। आप सोचेंगे मैं तो इसके 10% तक भी नहीं जा सकता, मैं तो फारिग हूँ। और जिनके पास नहीं हुए, जो कि तादाद में ज़्यादा है, आपको पता है फाइनल में नंबर्स कितने पास होते हैं? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कॉर्पोरेट लॉ में पिछले 3 साल में 200 लोग पास हुए हैं। 3 साल में 6 अटैम्प्टें होती हैं, पिछली 6 अटैम्प्ट्स में 200 लोग पास हुए हैं कॉर्पोरेट लॉ में। मज़े की बात है, मैं तो अब रिज़ल्ट आईकेप के साथ निकालता हूँ कि मेरे इतने बच्चे पास और आईकेप के इतने पास। तो मुझे ये नहीं होता कि मैंने कॉलेज में क्या परसेंटेज ली, मेरा होता है कि आईकेप में जो पास हुए उसमें से इतने % मेरे बच्चे।
खैर डरने की बात नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ वैसे सीनियर पेपर हो गया है, वो ज़रा ज़्यादा आगे चला गया है, उस एमएस से ओपन नहीं होता, लोग अब उसको एंड पे देते हैं, ओपन बुक के बाद आईकेएप उसको बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि सीए फाइनल में वो वाले ह्यूज नंबर्स नहीं हैं जो आप कैफ में देखते आ रहे हैं। और सीए फाइनल में बच्चे इकट्ठे भी होते जा रहे हैं, क्या ख्याल है? हर 6 महीने बाद 1000, 1200, 1500 बच्चा घुस रहा है सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल में अगर आगे से पास हो रहे हो 100, 150, 200, तो हर अगली दफ़ा ये हज़ार ऐड होते होते हर अगली दफ़ा अटैम्प्ट देने वाले 10,000 बच्चे बन जाएंगे, पास होंगे 200। तो यहाँ परसेंटेज बहुत कम है। आपको पता है सीए फाइनल में आईकेएप स्टैट्स भी नहीं शेयर करता। क्या बताएंगे? 2%, 2.5%। कुछ दफ़ा रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल सीनियर से एडवाइस लें, लेकिन सीनियर को अच्छी तरह से चूज़ करके। वो बंदा जो आपको नज़र आता है कि आपके साथ सिंसियर है, वो बंदा जो आपको लगता है कि चाहता है कि आप ग्रो करें ज़िंदगी में, उससे मशवरा पूछें। हर आए गए से मत पूछें, 2-3 लोगों से पूछें और उन सबको कंबाइन करके देखें। जो बातें कॉमन नज़र आएँ समझ जाइएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें होती होंगी, वरना हर कोई अपने अपने तरीके से बताएगा और आप परेशान रहेंगे कि मैं अब इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। अगला मसला, गैप बिटवीन स्टडीज़, 2 से 2.5 साल का गैप। आप लोगों ने पेपर कब दिया था? मार्च 2023। आप में से ज़्यादातर की अटैम्प्ट कब है? दिसंबर 2024, ज़्यादातर की। तो 1.25 साल बाद जाके आप अपीयर होने जा रहे हैं, वो भी अगर आपकी फर्म ने टाइम से रजिस्टर कर दिया। शुक्र है 6 महीने वाला रूल मौजूद है। सोशल मीडिया के मुताबिक ये एक बड़ा घटिया रूल है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त रूल है, ये आपको बचा रहा है। वरना फर्म मुंह पे कह देती थी 8 महीने बाद रजिस्टर करेंगे, 10 महीने बाद रजिस्टर करेंगे। पहले 3 महीने की प्रोबेशन करो, फिर 8 महीने बाद रजिस्टर करेंगे। यानी कि अभी आप फर्म में जाने के 11-12 महीने बाद जाके आपकी रजिस्ट्रेशन का अमल होता था, और वो भी रजिस्ट्रेशन उस दिन पे करेंगे जब आपकी अटैम्प्ट भी खुदा ना खास्ता साल बाद ना बन जाए। 31 मई 2023 तक जो रजिस्टर हो गया उसकी अटैम्प्ट साल बाद, और जो एक दिन भी आगे चला गया उसकी अटैम्प्ट 1.5 साल बाद। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी फर्म्स ने बिल्कुल कोशिश नहीं की होगी मई 31 पर रजिस्टर करने की, और शायद आप में से कुछ को एन 1 जून को रजिस्टर किया जा रहा हो। और आप उनसे पूछेंगे ये 1 जून क्यों है, वो कहेंगे बस इत्तफाकन एक रैंडम डेट हमारे सामने आई। ये इत्तफाकन नहीं है, वो साल बाद आपके पेपर नहीं दिलवाना चाहेंगे। शायद 2% या 1% ऑफ द फर्म्स आपको 1 साल बाद पेपर देने देंगी, वरना 1.5 साल बाद। और ये 1.5 साल बाद कब है? आपकी ज्वाइनिंग के बाद। और आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? आपके रिज़ल्ट के 1.5, 2, 2.5 महीने बाद। और आपका रिज़ल्ट कब आया? आपके पेपर के 1.5-1 महीने बाद। तो 2.25-2 साल। और अगर खुदा ना खास्ता, वही बात है कि ये स्लाइड बनाई हुई है 2 से 2.5 साल, लेकिन अब ये 6 महीने वाले रूल की वजह से अब आपकी बचत है। फर्म आपको ज्वाइन करती है और आपको टाइम से रजिस्टर नहीं करती, तो आईकेएप से कहते हैं, आप आईकेएप कहते हैं 6 महीने पूरे हो रहे हैं, हाँ भाई रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? आप कहें जी ये देखें प्रोबेशन का सर्टिफिकेट, मेरी प्रोबेशन भी हुई है, फलाना भी हुआ है, मेरी फर्म रजिस्टर ही नहीं करी, मैं क्या करूँ? तो प्रेशर में आप नहीं है, फर्म्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने फर्म्स का एटीट्यूड बड़ा बदला हुआ देखा है। किसी फर्म ने मुंह पे ये नहीं बोला 8 महीने बाद रजिस्टर करेंगे, 11 महीने बाद रजिस्टर करेंगे, वरना उन्हें पता होता था बेचारे मजबूर हैं, अच्छी फर्म में आना चाह रहे हैं, वो पहली बात ही ये करते थे। लेकिन खैर अगेन ये वाली बात, इतना सा क्लिप को उठा के सोशल मीडिया पे डाल दे तो सारे कहेंगे आब्दी साहब जो है वो आईकेएप के चोरों के साथ मिल गए हैं, धोखेबाज लोगों के साथ मिल गए हैं, ये भी डाकू बन गए हैं। और ये मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी फर्म थोड़ी है। लेकिन जो रूल बेहतरी के लिए, वो बेहतरी के लिए। 6 महीने वाले रूल से फर्म पे प्रेशर क्रिएट हुआ है कि अगर वो टाइम से रजिस्टर नहीं करेंगे तो बच्चा, क्योंकि आईकेएप ने बच्चे को एक्सक्यूज़ की ऑप्शन दी है कि 6 महीने बाद नहीं रजिस्टर होते हैं तो देखेंगे तुम्हारी डिफ़िकल्टी क्या थी। आप कहेंगे बड़ी सीधी सी डिफ़िकल्टी, मैं 3 महीने से यहाँ बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, रजिस्टर ही नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से बचत हो गई है, वरना ये कहानी 2-2.5 साल पे चली जाती थी। अब ये कहानी चली गई है 1.25-2 साल। पहले आप 6 महीने बाद पेपर देते थे, तो आपने 1.5 साल में 3 दफ़ा पेपर दिए होंगे। तो इसका मतलब है जब आपको सीए स्टार्ट किए 1.25-2 साल के करीब हुए होंगे, तो आप तो चौथी दफ़ा पेपर देने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो कहाँ आप 4 अटैम्प्टें दे के बैठे थे और कहाँ अब 1 अटैम्प्ट आनी है उतने टाइम बाद।
अगर मेरा जुमला याद रहे ना तो पेपर में बड़ा मज़ा आना था आपको, लेकिन पेपर का पैटर्न बदल गया है। पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ना स्टूडेंट्स अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा रहे होते हैं, कमर सीधी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी दफ़ा कैफ के पेपर में लिखा होता है। उसके बाद 3 घंटे तक बैठ के लिखने की आदत ही नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि ये गैप आता था, उनको लिखना ही ख़त्म हो गया होता था, उनको बॉल पेन पकड़ना नहीं आता था। बॉल पेन आधे घंटे के लिए पकड़ के सोचते थे कि मैं बचपन में कैसे 3 घंटे लिखा करता था, मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों में लैपटॉप है, आपने मेजॉरिटी काम लैपटॉप पे करना है। तो मज़े की बात है कि आई आपने जब कहा कि सीए फाइनल का पेपर टाइपिंग पे होगा, तो मेरा ख्याल था जल्द से जुलूस निकल आएंगे, और वो जो सीनियर्स थे वो बड़े सुकून से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लिखा उनसे नहीं जाता, टाइप कर लेंगे। तो ये अनहोनी सी बात है ये, क्या कि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि पेपर कागज़ के बजाय लैपटॉप पे जाके दिया जाएगा, और एवरीवन इज़ ओके। कोई एहतजाज, कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई धरना नज़र आया? इसलिए कि जो लोग बैठे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते उन्हें समझ आ गया कि लिखने की एबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है, टाइपिंग ही हमें आती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती थी, आपका गैप आ जाता था। तो गैप तो अभी भी है। आप एक स्टूडेंट होते थे जो हर दिन उठता था इस इरादे से कि मैंने पढ़ना है। अब क्या होगा, आप 4 महीने 2-2.5 महीने बाद सोचेंगे अच्छा कौन सा पेपर पढ़ना है। फिर उस पेपर के बारे में सोचते हुए, क्योंकि किसी ने आपसे पूछना नहीं है, हर 6 महीने बाद वालिदैन ने पूछना नहीं, बेटा तुमने 3 पेपर दिए थे क्या बना। फिर सोच रहे होंगे कि इनको लास्ट टाइम कौन से वाले पेपर पास बताए थे, इस दफ़ा कौन से वाले पेपर बताने हैं। इधर तो पूछना ही नहीं, आप ही जाके बताएंगे कि मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली एक बंदे के अंदर का इंसान ख़त्म कर देती हैं, उसको आहिस्ता 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 रोबोट बना देते हैं। मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये राइटिंग एबिलिटी वाली बात जो है वो अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब टाइपिंग वाला काम है, वरना लिखने वाला फिनोमेना तकरीबन ख़त्म हो जाता है फाइनल के स्टूडेंट्स का। जनरली स्पीकिंग, अगर मेरे से को पूछे कि जी पिछले 6 महीने में क्या लिखा है, तो शायद मैंने चंद डायरीज़ पे थोड़ी सी कुछ बातें लिखी होंगी। और सीए फाइनल का स्टूडेंट तो 6-6 महीने तक कुछ नहीं लिखता, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तो पेपर में जो बड़ी बड़ी शीटों पे 3-3.25 घंटे बैठ के लिखने की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती थी। टाइपिंग भी आसान काम नहीं है, जब आप पढ़ाई की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको आवाज़ारी होती है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, ये इस वक्त का मकसद नहीं है कि राइटिंग वाले पेपर को, टाइपिंग वाले पेपर को कैसे देना है। मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन एक अजीब सी फीलिंग जो ज़िंदगी में कभी नहीं थी। क्या आपने पिछले 1.5 महीने कुछ बदलाव महसूस किया अपने एटीट्यूड में? क्या अपने आप को थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं महसूस किया? क्या छोटी छोटी बात पे घर वालों से लड़ना नहीं शुरू हो गए? क्या दोस्तों से ओखे होके बात करनी नहीं शुरू कर दी? अभी सिर्फ ट्रेलर है हल्का सा। जब आप अकाउंटेंट्स में मूव करते हैं, बोर किताबों में मूव करते हैं, खुश्क बातें होती हैं, हर वक्त इंडस्ट्री के मायूस लोगों में जाके बैठते हैं, तो अल्टीमेटली टोटली फ्रस्ट्रेशन और मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। कैफ के स्टूडेंट ने 5 घंटे तक आपको उतना मायूस नहीं करना जितना सी फैप का स्टूडेंट 15 मिनट में आपको मायूस कर सकता है कि यार पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, फ़ायदा ही कोई नहीं, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, बचे ही कुछ नहीं। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी की फील्ड में बैकडोर काम ज़्यादा है। आप लोगों के पास जब जाके काम कर रहे हैं तो वो बैकडोर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है। बहुत ज़्यादा इदारे वालों को वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग नहीं लगते, उन लोगों को ख़ुद भी वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगते, और आपको तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगते। आप उन लोगों के साथ रहते हैं तो जिनका 70-80% टाइम जिन लोगों के दरमियान गुजारते हैं वो ख़ुद ज़िंदगी से मायूस हैं, तो कहाँ से लाएंगे खुशी? तो ये एक एडिशनल एलिमेंट आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का। लेकिन हर उस बंदे की लाइफ में जिसने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया होगा। अगर आपने चेंज कर लिया तो मैंने आपको बताया है कि उन्हीं क्लाइंट्स पे, उसी तरह की जगह पे लोगों को हंसते भी देखा है, उन्हीं क्लाइंट्स पे उसी तरह की सिचुएशन में लोगों को रोते हुए भी देखा है। हंसते हंसते भी आर्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, रोते रोते भी। एटीट्यूड चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। देन प्रॉब्लम, फाइंडिंग नो और वेरी लिटिल टाइम फॉर स्टडीज़। या तो टाइम मिल ही नहीं रहा, और मिल रहा है तो बहुत थोड़ा सा है। इतने थोड़े से टाइम में पढ़ाई तो नहीं होती, तो बंदा सीज़न देख ले 2-3 एपिसोड, और वो जब चल रही होती है तो तीसरे से चौथी एपिसोड भी आ जाती है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा। क्योंकि पहले तो पढ़ाई पे पूछने वाले होते थे ना लोग, अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपका कौन ठेकेदार है? आप खुद।
आपसे कौन पूछेगा? आप खुद। तो आप पढ़ना चाहते हैं कभी? कभी नहीं। क्वालिफाई करना चाहते हैं हमेशा? मरना चाहते हैं नहीं? जन्नत में जाना चाहते हैं? हाँ। अच्छे काम करना चाहते हैं? नहीं। अल्लाह की नज़र में बेहतर होना चाहते हैं? हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर पाथ भी तो हमें चूज़ करना होगा ना। तो अगर क्वालिफाई करना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, तो येस दिस इज़ द टाइम आप थोड़ा सा प्लान करके चल सकते हैं। ये बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। पहला स्टेप था माइंड मेकअप का। हमने उस पर बात की कि ये प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है कि सीए फाइनल के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर ये समझना ज़रूरी है कि हमने एटीट्यूड क्या लेके आना है। क्या ये प्रॉब्लम्स एटीट्यूड समझ आए? ये वीडियो चूँकि यूट्यूब पे मौजूद होगी इंशाल्लाह, तो आज से 3 साल बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और उन प्रॉब्लम्स को आगे देखिएगा। आपको एहसास होगा कि एक एक लफ्ज़ कितना सिंसियर था। आपके साथ पहली दफ़ा ये काम होने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं सैकड़ों हज़ारों लोगों को इस फेज़ से गुजरता देख रहा हूँ। मैं कैफ में बाद में आया हूँ, मैं सीए फाइनल पहले से पढ़ा रहा हूँ। आई एम नोन फॉर सीए फाइनल, नॉट कैफ। हाँ, कैफ में नोटू ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है मतलब सर्वाइवल के लिए कुछ करना है तो सीए फाइनल शौक से चल रहा है, और कैफ जो है वो रोज़ी रोटी के लिए चल रहा है कि हाँ भाई कैफ से पैसे आएंगे, फाइनल तो बेचारा बड़ा फीका सा है।